मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर पश्चिमोत्तर में अवस्थित वर्तमान देश अफगानिस्तान जाटों की आद्य प्रवास भूमि रही है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित जरित या जाट विषयक 54 ऋचाओं के अनुसार तत्कालीन जाटों को 3 स्थान भेदी नामों से पुकारा जाता था: जरित, जरित्र और जरित्री, जैसे कि वर्तमान में भी पुकारा जाता है। ईरान में जत, पंजाब में जट और हिंदी प्रदेशों में जाट। भाष्यकारों के अनुसार जर धातु से व्युत्पन्न जरित का अभिप्राय है प्रकृति सत्य का ज्ञाता अर्थात किसान। इस प्रकार कृषि जीवी आर्यों को दिया गया ये नाम व्यवसाय आधारित था, परंतु सामान्यतः उन्हें आर्य नाम से ही अभिहित किया गया है। इतिहासकारों ने उन्हें कांस्य युग से ही चरवाहे, घुमंतू, खानाबदोश माना है, जो लोह युग तक आते आते चरागाहों और जल स्रोतों के समीप नई भूमि तोड़कर कृषि करने लगे और स्थायी रूप से बसने लगे। आर्यों में उनका वर्गीकरण नॉर्डिक आर्य के रूप में किया गया है, जो काला सागर से आल्प्स की श्रेणियों तक और जर्मनी से स्कैंडिनेवियन देशों तक स्थानांतरित हुए तथा उन्हीं की शाखाएं आहिस्ता आहिस्ता ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में आवर्जित हुईं। अतएव इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और मानव वंश विज्ञान के आधार पर कहना उचित होगा कि ऋग्वेद कालीन जरित या आज के जाट नॉर्डिक आर्य थे। उनके गुण, कर्म, स्वभाव सर्वज्ञात हैं कि वन प्रदेशों में बसने और रहने के कारण वे शास्त्रधर्मी और योद्धेय गुणों से युक्त थे। जीवन की कठिन भयावह परिस्थितियों से निपटने और अस्तित्व की स्थापना के प्रति युद्ध करने को अपरिहार्य समझते थे। संयुक्त परिवार प्रथा में उनका गहरा विश्वास था, इसीलिए उनका समाज सामुदायिक पहचान के निर्माण का एक उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है। जहां वे उच्च कोटि के गो, अश्वपालक, कृषक, वैद्य और आध्यात्मिक थे, वहीं उनकी रुचि शारीरिक उत्थान की ओर भी प्रवृत्त थी। उन्होंने युद्ध तकनीक में भी पर्याप्त उन्नति हासिल की थी। वे पदाति के बजाय अश्वरोही और रथी होकर युद्धरत होते थे। इसी कारण उनकी मारक क्षमता अधिक और सफलता सुनिश्चित हो जाती थी। निसंदेह अश्व ने उन्हें त्वरित प्रसारण में अप्रत्याशित सहायता प्रदान की थी। वे जीवन उपयोगी कला शिल्प में भी कामचलाऊ सिद्धहस्त थे। मिट्टी के मकान और कई जरूरी मृत भांडों का निर्माण करते थे। लकड़ी से ऐसे छोटे बड़े रथ और भारवाही छकड़े बनाते थे जिनमें आरे वाले पहिया लगाए जाते थे। स्त्री पुरुष तांबे, कांसे और सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, इसलिए उन्हें गढ़ने की कला में भी कुशल थे। वे पूर्व ऋग्वैदिक जन भाषा संस्कृत में आपसी व्यवहार करते थे। वेद का विविध श्रुति गान उनके मनो मस्तिष्क में परंपरा से संचित था। वे अपने औजार तथा वज्र, कुल्हाड़ी, धनुष, बाण, तलवार और भाले आदि हथियार अयस्क या लोहे से बनाते थे। वे शाकाहारी और दुग्ध जीवी थे। उनकी राजन्य प्रवृत्ति आसपास निवास करने वाले आर्य जातियों पर वर्चस्व बनाने और शासन करने का जन्मजात गुण प्रदान करती थी। ये ऐसे नॉर्डिक जरित आर्य अफगानिस्तान में आवर्जित होने से पहले कैस्पियन से चीन तक व्याप्त मध्य एशियाई क्षेत्रों में कहीं निवास करते थे, जहां के पामीर, पठार, तियान शान और अल्ताई की पर्वत श्रेणियां हैं। काराकुम और किजिलकुम मरुस्थल तथा स्टेपीज घास के मैदान हैं। इन्हीं सब के बीच से बहती हैं अमू, सर, तरिम, काराकाश और जफरसन जैसी नदियां। इस मध्य एशियाई भूमि की जटिल और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय समय पर उजड़कर जरित आर्यों को चतुर्दिक प्रवर्जित होना पड़ा।
वहीं कहीं से उजड़कर लगभग 2000 ईसा पूर्व जरित आर्यों के जो कुल कबीले ईरानी पठार को पार करके पश्चिमी अफगानिस्तान में आए, उन्होंने हरिरुद और हेलमंद नदी घाटी के चरागाहों और कृषि योग्य भूमियों पर अधिकार कर अपनी बस्तियां बसाई। यहाँ ये भी सूचना आवश्यक है कि उनके आगमन से लगभग 2.5-3 शताब्दियों पहले, यानी 3300 से 2300 ईसा पूर्व, फली फूली हेलमंद सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। ये एक समृद्ध नगरीय और व्यापारिक सभ्यता थी जिसे ईरान की ज़ीरोफ्ट सभ्यता के साथ संदर्भित करके देखा गया है। कंधार के सन्निकट मंडी गाक और ईरान में जाबोल के समीप शहरें सोख्ता पुरातात्विक स्थलों से उनके अस्तित्व के प्रमाणार्थ पक्के मकान और महल-नुमा महल मकान एवं ज्यामितीय पद्धति से रंगीन चित्रकारी किए गए मृदभांड मिले हैं। वे उसी क्यूनिफॉर्म लिपि में एलमाइट भाषा का प्रयोग करते थे जिसमें प्रवर्तिकालीन ईरानी अचमेनिद सम्राटों ने अपनी शाही शिलालेख लिखवाए थे। इसी उजड़ी हुई हेलमंद सभ्यता पर पश्चिम से आवर्धित जरित आर्यों का विस्थापन हुआ, परंतु जो कुल कबीले हिंदू कुश पर्वतमालाओं के दर्रों से आवर्जित हुए, वे अनुकूल उपत्यकाओं में प्रवास करते हुए अफगानिस्तान के दक्षिणी और पूर्वी भूभागों तक आबाद होते चले गए। इस प्रकार पश्चिम में सीमांत पर हरिरुद नदी से, उत्तर में हिंदू कुश के शिखरों से एवं पूरब और दक्षिण की सीमा प्राचीन बनाती सुलेमान की पहाड़ियों से आवृत सारे ही अफगानिस्तान में आर्य कथित जरितों या जाटों का प्रसार, आधिपत्य और प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण इस देश का नामकरण हुआ आर्याना, जिसका अभिप्राय था आर्यों की प्रवास भूमि या देश। इतिहासकारों की मान्यता है कि प्राचीन ईरानी ज्ञान ग्रंथ जेंद अवस्था की रचना आर्याना में हुई थी। उन दिनों आर्यों के देश ईरान को आर्यान नाम से जाना जाता था। कालांतर में आर्यान का ही अरबी उच्चारण ईरान हुआ। वैसे तत्कालीन ईरानी लोग आर्याना को आर्यनम बेजहा भी कहा करते थे, क्योंकि वे आर्याना को हिंदू कुश पार के आर्यनम बेजा देश का ही दक्षिणी भूखंड मानते थे। जेंदे अवस्था फरगार्ड 1:13 के उल्लेखानुसार वे स्वयं आर्यनम बेजा से विस्थापित होकर ईरान की भूमि पर बसे थे। आर्यनम बेजा यानी वर्तमान तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान आदि में मिट्टी की तह में दबी हुई उनकी 2 बस्तियां मिली हैं, जिन्हें संस्कृत साहित्य में मर्ग और वाल्लीक तथा पश्चिमी पुरातत्वविदों ने मृगयाना और बैक्टीरिया कहा है। महाभारत काल में हिंदू कुश पार के समस्त क्षेत्रों को सुग्ध नाम से जाना जाता था तथा ग्रीक शासकों ने उसे सोग्दियाना उच्चारा था। उल्लेखनीय ये है कि आर्याना का एक क्षेत्रीय नाम रोह भी था। असलियत में हिंदू कुश के पहाड़ों और उपत्यकाओं में प्रवासित जरित या जाट आर्य आर्याना के साथ साथ देश को रोह भी कहा करते थे। उनकी प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा में रोह का शाब्दिक अर्थ था पहाड़ी इलाका। रोह या पहाड़ी इलाके के होने के कारण वे स्वयं को रोहिल यानी पहाड़ी कहते थे। स्वयं के लिए प्रयुक्त ये रोहिल उपनाम दीर्घकालीन अवधि के पश्चात उनके वंश गोत्र में परिवर्तित हो गया तथा अन्य भी उन्हें रोहिल जाट पुकारने लगे। दुस्तर, कठिन और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी जीवन जीने के कारण रोहिल जाट बड़े ही जीवट वाले और पराक्रमी थे। अपनी एकता के बल पर अगली शताब्दियों में उन्होंने शारीरिक शक्ति अर्जित कर विजय यात्राएं शुरू की। खैबर दर्रे से निकलकर उनका प्रसार भारत की अंतर्भूमियों तक हुआ। इसी कारण आज रोहिल वंश गोत्र के जाट हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जहां तहां पाए जाते हैं।
भारत में रोहिल जाटों के अंतिम आगमन मुस्लिम पहचान लेकर अफगानी हमलावर शासकों की सेना में भाड़े के सैनिकों के रूप में हुए। उन्होंने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी बहादुरी और राजनीतिक सूझबूझ से गंगा पार के उत्तरी क्षेत्र पर रोहिलखंड राज्य की नींव रखी। रोहिलखंड का संस्थापक अली मोहम्मद खान रोहिल एक अनाथ हिंदू रोहिल वंशी जाट था। पश्तून सरदार दाऊद खान बराच ने उसे गोद लेकर उसका धर्मांतरण कर दिया था। अपने पालनहार पिता की मृत्यु के उपरांत वह कबीले का सरदार बना। उसने रोहिलखंड के साथ साथ कुमाऊं और गढ़वाल राज्यों पर भी आधिपत्य स्थापित किया। बाद में उसके पुत्र फैजुल्ला खान रोहिल ने रामपुर स्टेट बनाई। रोह के अलावा आर्याना का एक और क्षेत्रीय नाम था पक्तिया या पख्तिया। इस नाम के प्रचलन की सच्चाई ये है कि पक्तिया वंश गोत्रज जरित या जाट आर्य कबीलों ने आगे बढ़कर आर्याना के दक्षिण पूर्वी भागों के चरागाहों और उर्वरा कृषि भूमियों पर अधिकार कर अपनी बस्तियां बसाई थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त की 7वीं ऋचा में वर्णित है कि भलान, अलिना, शिवास और विशालिन आदि 7 आने वाले आर्य कबीलों की तुलना में पक्ता जाट अधिक एकता वाले, बहुसंख्यक और शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने वर्चस्व वाले क्षेत्र को देश मानकर उसका नाम अपने वंश गोत्र नाम पर पक्त्या रखा था। शासनिक शक्ति पाकर उन्होंने पक्तिया देश का विस्तार सिंधु नदी तक किया। 8वीं शताब्दी में अरब के आक्रांताओं ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। उन्होंने पक्तिया को पख्तून या पख्तून उच्चारा। पख्तून ही आज पठान कहा जाता है तथा एक पृथक जातीय समुदाय माना जाता है, परंतु प्राचीन इतिहास के ज्ञाता जानते हैं कि पश्तून या पठान जरित या जाट आर्यों के पक्ता वंश गोत्र में उत्पन्न हुई भूली बिसरी संतानें हैं और जाट समुदाय का एक अभिन्न अंग हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।